अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम MDCAT 2019 के केमिस्ट्री क्वेश्चन के MCQ नंबर 11 to 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इसी MDCAT 2019 के फर्स्ट 10 MCQ सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 MCQs देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं, हमारे पास MCQ नंबर 11 है, ये आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड फ्रॉम एथानोइक एसिड। यानी कि हमने क्या करना है, एसाइल क्लोराइड बनाना है फ्रॉम एथानोइक एसिड। तो एथानोइक एसिड होता है जी CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज एथानोइक एसिड। और हमने क्या बनाना है, एसाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन लग गया, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड्स हैं, एक्चुअली ये कंपाउंड्स की एक क्लास है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कभी भी अगर हमने कन्वर्ट करना हो एसिड क्लोराइड्स में, तो उस मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिएजेंट PCl5 या SOCl2। ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस में ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप रिएजेंट्स में देखें तो आपके साथ पास है POCl3 एंड HCl, PCl5 एंड CH3Cl। SOCl2 ऑप्शंस में नहीं है, तो PCl5 है, PCl5 की मदद से भी हम ये कन्वर्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास, इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारी बुक में सेकंड ईयर की बुक के पेज नंबर 255 पे ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनको हम एसिड क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन रिएजेंट्स को यूज़ करके। इसके बाद MCQ नंबर 12 है, द गिवन डायग्राम शोज द एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये डायग्राम बनी हुई है जी, इसमें ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये बनने वाली प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, यानी रिएक्टेंट्स की निस्बत लो एनर्जी की प्रोडक्ट्स बन रही हैं इस प्रोसेस में। तो ये है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड आइसोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये पॉसिबली स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, तो एनर्जी रिलीज़ होगी और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो आइसोथर्मिक तो नहीं है, इस दौरान एनर्जी चेंज तो लाजमी होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिफरेंट है। और सी ऑप्शन है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक तब होता है जब रिएक्टेंट्स की निस्बत प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी की बन रही होती हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स की निस्बत प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन हमारे पास जो डी है, दिस वन इज एक्यूरेट। इसके बाद है जी MCQ नंबर 13, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये लिथियम एटम है +3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। तो ये आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोस्ट क्लोजली बाउंडेड होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकालना है तो आसान है, अगर इधर से निकालना है तो मुश्किल है। अगर इससे आगे यहाँ पे होगा सोडियम के केस में तो और इजी है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना ही उसको रिमूव करना आसान है। तो वेरी सिंपल कि बड़े एटम्स जो होते हैं जिनमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एक्चुअली ये इस शेल और ये न्यूक्लियस के दरमियान ये दो शेल्स जो आ जाते हैं, इन दो शेल्स के आने की वजह से, इन दो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से, ये सोडियम का केस अगर हम लें तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, 11 प्रोटॉन्स और ये 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ये शील्ड कर रहे हैं। जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग का काम करेंगे, ढाल का काम करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज़ होता है। जैसे ही हम मूव करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, टॉप टू बॉटम, एक एक शेल हर एलिमेंट में इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, कम एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, इसमें ईजी, इसमें और ईजी। तो यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन में इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, तो ये नहीं है। प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं वैसे टॉप टू बॉटम, लेकिन प्रोटॉन अगर ज़्यादा होते हैं तो वो ज़रा स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट मेन चीज़ है, या एटॉमिक साइज़ जो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। डिक्रीज इन एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज़ तो इंक्रीज़ हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो इसके बाद है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है टॉप टू बॉटम, और इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होता जा रहा है। ऑप्शन सी एक्यूरेट है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी MCQ नंबर 14। फ्री नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारी एयर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन और तकरीबन 20.92% के करीब ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये दो चीज़ें ही तो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर का, लेकिन ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, बट दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बिकॉज वैसे ये दोनों रिएक्ट कर भी सकती हैं अगर हाई एनर्जी प्रेजेंट हो। तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO या NO2, वो फर्दर वाटर से मिलकर हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड भी बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में इनके दरमियान रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना। एसिड रेन की फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि जब लाइटनिंग वगैरह होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ऐसी कंडीशंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है वही रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती हैं, और फिर बारिश के पानी के साथ वो ऑक्साइड्स मिलकर एसिड रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करती। तो नॉर्मली क्यों रिएक्ट नहीं करती? ऑक्सीजन इज़ फाउंड इन लेस कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन काफ़ी है, ऑक्सीजन कम प्यार में नहीं पाई जाती, काफ़ी मकदार में पाई जाती है। और बी है नाइट्रोजन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट, नाइट्रोजन इज़ हाईली इनएक्टिव। तो ये सी जो है ये फेवरेबल है कि अगर हम कैटलिस्ट दे भी दें तो तब भी आसानी से जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेंगी, हमें हाई एनर्जी देना पड़ेगी। हमें हाई एनर्जी देंगे तो नाइट्रोजन का आपसी बॉन्ड, जो नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है ना, तो वो टूटेगा और फिर रिएक्शन होगा। तो नाइट्रोजन इज़ हाईली इनर्ट, ठीक है ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो ज़्यादा इनर्ट होती है। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी इनएक्टिव, डी ऑप्शन है, लेकिन ऑक्सीजन किसी हद तक रिएक्टिव है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है, इस वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारे पास है। MCQ नंबर 15 है विच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन शोज मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये बेंजीन के रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं, एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं बेंजीन के, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं। हमने पढ़ा था कि दिस वन इज़ बेंजीन, और इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में होते हैं, ये एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये मूव करते रहते हैं, जिनकी वजह से, इस मूवमेंट की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता, नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होता है। तो बेंजीन के जो रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यानी अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, लाइक ये है E पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे केस में ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, और उसके बाद क्या होता था कि उसके बाद ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि ये बॉन्ड टूट जाता था, और यहाँ पे एक H भी है जो यहाँ पे शो कर दिया, और ये E इधर लग गया, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिला है इसको, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड था इसमें एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक इसका, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर भी इसके पास ही, ठीक
है ना, इस कार्बन वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस इधर भी इस बॉन्ड में इसके पास ही, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने उठा के इसको दे दिया, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज फिर इस कार्बन पे जाता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है ना बेंजीन के साथ इस तरह, तो ये एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फौरी तौर पे ये H पॉजिटिव की फॉर्म में H रिमूव हो जाता है और हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है कैसे आसान होगी, कैसे मुश्किल होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आसानी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगी, अगर कम अवेलेबल है तो मुश्किल से होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो केस है उसमें क्या होता है जी, एक्चुअली हमने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है एक्चुअली। बेंजोइक एसिड जो है यहाँ पे OH होगा, इसमें ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और रिज़ल्ट के तौर पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड और ये O नेगेटिव हो जाएगा और ये OH, ये और ये ऐसे रहेंगे। तो क्या किया, ये जो COOH ग्रुप ऊपर लगा है, इसने बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बेंजीन रिंग कम हो गई। तो नॉर्मल बेंजीन की निस्बत ये बेंजोइक एसिड लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो बेंज एल्डिहाइड, अगर बेंज एल्डिहाइड हो यानी यहाँ पे OH की जगह H हो तो सेम काम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन वाले ग्रुप जो है वो खींच लेगा बेंजीन रिंग से। और तीसरा है जी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट ही है, उसका भी कैसे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है कि ये चीज़ है, और नाइट्रो NO2 डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नेचुरली ऐसे ही होता है, लेकिन जब हम NO2 लिखते हैं तो फिर ये हम शो नहीं करवा रहे होते, ठीक है ना। तो ये नाइट्रो ग्रुप है जो बेंजीन रिंग पे लगा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इसी तरह इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रो ग्रुप भी खींच रहा है बेंजीन रिंग से। तो जो भी ग्रुप्स बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं वो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस तरह के बेंजीन पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है ये पहले यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, इन पोजीशंस को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। अगर हम फर्दर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो फिर पॉसिबिलिटी यही होती है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग पे लगते हैं वो एक तो उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप भी कहा जाता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आने वाला जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पे उसके अटैच होने की पॉसिबिलिटी रह जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है मिथाइल बेंजीन, ऑप्शन डी। मिथाइल बेंजीन जो होता है उसमें ये सिचुएशन होती है, तो ये CH3 ग्रुप लगा होता है बेंजीन रिंग के, ठीक है। तो ये CH3 एक्चुअली बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी एंड थ्रू हाइपर कंजुगेशन भी। हाइपर कंजुगेशन भी एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को समझने में ये हेल्प करता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसका टच यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये फ्री हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर मूव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये इसको ना हम ये डबल हेडेड एरो से शो करते होते हैं रेजोनेंस को, हाइपर कॉन्जुगेशन को भी ऐसे, ये चीज़
और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए ना, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे लगा हुआ है H, एक H इधर है और ये जो H है ये पॉजिटिव बन के लगा हुआ, ठीक है। तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम भी दिया जाता है। तो ये चीज़ है, यानी मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू नो बॉन्ड रेजोनेंस, और ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर लगता है जब, तो उसमें ये जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच है इसके ऊपर होने चाहिए लोन पेयर्स, तब भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। लाइक अगर ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर लग गया OH, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर लग गया NH2, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर लग गया हमारे पास हेलोजन, उसके पास लोन पेयर्स हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो, इन पोजीशंस पे ही आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जब इधर मूव करेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इन्हीं पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब विदड्रॉ होती है बेंजीन रिंग से तो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन से, और डोनेट होती है तो भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्यूरेट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम चले जाते हैं ये MCQ नंबर 16। MCQ नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर अल्कोहल बनाना है तो हम कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। जब हम अल्कीन की बात करेंगे ना, ये अल्कीन सिंपलेस्ट अल्कीन है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH3 अल्कीन्स बन जाएंगे। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, तो हाइड्रोक्सिलेशन मीन एडिशन ऑफ OH, इधर और इधर OH ऐड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा तो ग्लाइकोल्स की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद है C, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन HCl HBr ऐड करेंगे, H इधर ऐड हो जाएगा, Cl इधर, तो अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स मीन H2O ऐड होगा, H इधर OH इधर, तो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, अल्कीन्स इजीली अवेलेबल होते हैं तो उनसे अल्कोहल्स बना लेते हैं बाय हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेशन जो की जाती है वो हमारी बुक में दी हुई है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स हैं लेकिन वो हमारी बुक में डिस्कस नहीं किए गए। इसके बाद है जी MCQ नंबर 17, द pH ऑफ 10⁻⁻² मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, ठीक है। 10⁻⁻² मोलर NaOH है हमारे पास, -2 मोलर NaOH है और इसकी पूछी गई है जी pH, ठीक है। तो NaOH की ये कंसंट्रेशन है, तो इसमें NaOH जब एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व होगा, पानी में डिज़ोल्व होगा NaOH, तो Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन बनेंगे। इसकी हम पहले POH मालूम कर सकते हैं। इसमें जितनी कंसंट्रेशन इनकी है, ये 10⁻⁻² है, तो ये OH माइनस भी 10⁻⁻², इनकी कंसंट्रेशन भी यही होगी, ठीक है। तो हम मालूम करेंगे POH पहले। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, इनकी कंसंट्रेशन क्या है 10⁻², -2 पीछे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 10,
तो log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो POH कितनी आई, 2 आई, ठीक है। 10⁻⁻² मोलर NaOH की POH जो है वो 2 आई। किसी भी बेस की pH हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, बेस की पहले POH मालूम करेंगे और फिर ये फार्मूला हम लगाएंगे कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो pH हमने मालूम करनी है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एंड pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये 10⁻⁻² मोलर NaOH की इस सॉल्यूशन की POH तो 2 है लेकिन pH 12 है, pH 2 नहीं है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है इसलिए, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि हमने जो है pH मालूम करनी है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट। अगर 2 दिया होता तो उसमें मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने ये मेथड यूज़ करना है pH मालूम करने के लिए। pH मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे बेस में तो H पॉजिटिव आयन बेस देता ही नहीं है, OH माइनस आयन देता है, तो फिर POH मालूम करके हम pH की तरफ जा सकते हैं उसमें। ये 12 इज़ एक्यूरेट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 18 है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट विल बी। तो ये है कि ये दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, C बन रहा है, फिर ये रिएजेंट्स और फिर फॉर्मेशन हो रही है D की। तो D बताना है हमने, D क्या है। इसी तरह का एक MCQ हमने पहले भी सॉल्व किया है फर्स्ट 10 में, कि इसमें भी वही, इसमें है हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड है, उसमें ब्यूटाइल क्लोराइड था, CH3 CH2 CH2 Br प्लस, वहाँ पे था एक्वस NaOH और यहाँ पे है अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH जो है ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है, हमने ये पढ़ा भी था, तो इसको देख भी लेते हैं। जिसका मैकेनिज्म क्या होगा कि ये हमारे पास जो है ना बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो ये KOH में से जो OH माइनस है इट वुड अटैक ऑन दैट, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, Br माइनस लीव कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी CH3CH, ठीक है, ये H तो चला गया होगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और बाकी Br माइनस और K जो बचेंगे तो KBr बन गए, ठीक है। अब फर्दर इसमें हमने क्या ऐड करना है जी, फर्दर हमने ऐड करना है H2SO4 H2O, ठीक है। ये उसी तरह से है कि अल्कीन में हम ऐड कर रहे हैं H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो सिमिलरली हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा है। H2SO4 ऐड करेंगे, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर वाटर ऐड करेंगे हम और हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये CH3C, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं या H2SO4 ऐड कर रहे हैं पहले, तो H2SO4 जो है इसके दो पोर्शंस हैं, H पॉजिटिव पोर्शन और OSO3H ये नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जब हम पहले इसको इसमें ऐड करेंगे तो OSO3H जो है वो इधर लगेगा, ठीक है। ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन और ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो उस रिएजेंट का जो नेगेटिव पोर्शन होता है उसको हम उस कार्बन से लगाते हैं जिसके साथ कम हाइड्रोजन हों, तो इस कार्बन के साथ लगेगा OSO3H और ये CH3 हो जाएगा यहाँ, CH एंड ये हो गया CH3, ठीक है। ये पहले इसको ही ऐड करें, ये CH3 हो गया, ये पॉजिटिव होगा, इसके साथ OSO3H लग जाएगा और बाद में आके क्या होगा, बाद में OH जो वाटर से है वो इसको रिप्लेस कर देता होता है, ये हमने पढ़ा था मैकेनिज्म के साथ। तो ये चीज़ हमारे पास जो है 2 प्रोपानोल की फॉर्मेशन हो रही है। ये ऑप्शंस में हमारे पास है
2 प्रोपानॉल भी है, 1 प्रोपानॉल भी है, तो इसमें 2 प्रोपानॉल ही बनेगी। ये ऑप्शन ए इज एक्यूरेट। ये यहाँ पे डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात भी की गई है। तो ये अल्कोहलिक KOH से किस तरह ये एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये एंड पेज में है हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें MCQ नंबर 19, तो विच इज़ द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी इसमें, ये ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की निस्बत, तभी तो एंडोथर्मिक है। ये रिएक्टेंट, इसकी निस्बत प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी की, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये है कि अगर हम देखें ना फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसके लिए हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की, रिवर्स रिएक्शन के लिए हमें ज़रा कम एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। तो यही है, इसमें 2 प्रोसेस अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आना। इस चीज़ का जिक्र किया गया है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ लेस दैन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, रिवर्स के लिए ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, रिवर्स के लिए कम है। रिवर्स आना है तो यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे। डी ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम, ऐसा भी नहीं है। सी ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेफिनेटली आप देख सकते हैं कम है, फॉरवर्ड की ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट है। डी ऑप्शन है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट, ऐसा नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी और ए जो है ये तकरीबन सिमिलर चीज़ ही लिखी हुई है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो दोनों रिएक्शंस की सेम तो तब होगी ना जब दोनों बराबर एनर्जी की होंगी, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो इसलिए ऑप्शन सी ही फेवरेबल है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर 2 MCQ में 2 ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे, तो उनके फिर फॉल्टी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उनकी सेंस ही सेम है, या फिर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन इस तरह से हो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। तो MCQ नंबर 20 आ गया हमारे पास। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड बोथ हैव केमिकल फार्मूला C4H4O4। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एसिड्स इज शोन। ये मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर पोजिशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, यानी अगर हमारे पास ये कार्बन एटम्स की चेन है, तो एक में फंक्शनल ग्रुप इधर लगा होगा, जो मैं फंक्शनल ग्रुप में एक्स से इंडिकेट कर देता हूँ, तो दूसरा जो है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में वो दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मेन चेन डिफरेंट होगी। मेटामर्स में हमारे पास ईथर्स या एस्टर्स के केस में ये मेटामरिज्म होता है कि ये इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन की चेन है, तो उन कार्बन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी 4 कार्बन्स हम टोटल इसके गिर लगाना चाह रहे हैं, 2 इधर 2 इधर लगा दें, और एक केस में 1 इधर और 3 इधर लगा दें। तो इस तरह से मेटामरिज्म होता है। सिस ट्रांस आइसोमर्स, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के केस में हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होता है। तो इनमें है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ये MCQ नंबर 20 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम फर्दर 10 MCQs देखेंगे।